गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं जेल-डॉल मेथड के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, और आपके प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ हूं। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ एक वीडियो लेके आता हूं, और ये जो जेल-डॉल मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चेक कर सकते हो इस चीज को कि हर साल जेल-डॉल मेथड पे, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट का एग्जाम हो, जरूर इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक एक चीज इसकी देखोगे, कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो पहले अपन ये देखें कि ये जेल-डॉल मेथड क्या है। पहले तो ये देखें, तो पहले ये देखो, ये जो जेल-डॉल मेथड है ये नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए काम में आता है, नाइट्रोजन का पता करने के लिए काम में आता है। तो पहला पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा, ठीक है। ये किस लिए काम में आता है? फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए काम में आता है। नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में है या नहीं उसका पता करना है तो जेल-डॉल मेथड काम में लेते हैं। इसके अलावा ड्यूमा मेथड भी काम में लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पे नाइट्रोजन है, ठीक है, आप पता कर लोगे कि वहां जेल-डॉल मेथड है, लेकिन कुछ जगह जेल-डॉल मेथड जो है एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल। ये कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? कौन सा मेथड? जेल-डॉल मेथड, ठीक है। ये तब एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट केस व्हेन नाइट्रोजन N is present in ring। नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल रखूं आपके सामने, ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ये रखा कि ये है पिरिडीन, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इस पिरिडीन में खास बात ये है कि नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, तो यहां पे जेल-डॉल मेथड आप काम में नहीं ले सकते, ठीक है। एक और मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये है, चले ये रख रहे हैं एक बार, ये देखें, एक ये है और एक ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्यूनोलिन बोलते हैं। ये पिरिडीन होता है, ये पिरिडीन, और ये क्या होता है? ये होता है क्यूनोलिन। तो बच्चों याद रखोगे आप इस बात को कि नाइट्रोजन अगर ऐसे रिंग में प्रेजेंट है, ऐसे रिंग में प्रेजेंट है, तो आप इस केस में जेल-डॉल मेथड काम में नहीं लोगे। एक चीज। दूसरी चीज सुनना, दूसरा इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ NO2 एंड एजो ग्रुप क्या होता है? एजो ग्रुप होता है N डबल बॉन्ड N अगर आता है आपको, तो इस केस में ये नॉट एप्लीकेबल। इन केस ऑफ इट इज नॉट एप्लीकेबल, तो इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। अब मैं एग्जांपल रखूं आपके सामने, जैसे मैं आपसे बोलूं ये है आपके सामने, जरा देखो एक बार, ये है नाइट्रोबेंजीन। क्या इसके लिए जेल-डॉल मेथड एप्लीकेबल है? नहीं, किसी सूरत में नहीं है, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन NO2 ग्रुप है जो रिंग में है, रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। क्या मैं आपसे पूछूं कि अगर ये ले रहे हो आप, ठीक है, ये, तो इस केस में जेल-डॉल मेथड लगा सकते हो क्या? इस केस में जेल-डॉल मेथड नहीं लगा सकते, इस केस में जेल-डॉल मेथड नहीं लगा सकते, इन केस में जेल-डॉल मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अब आपको ये पता चल गया है कि ये केस को छोड़ दो आप, ठीक है, एक्सेप्ट दीज केस, ये केस को छोड़ो और इसको छोड़ करके एक्सेप्ट दीज केसेस, ये केस को छोड़ो, इसके अलावा जितने भी केस है, अदर केसेस, उन सारे केसेस में ये जेल-डॉल मेथड एप्लीकेबल है। इन अदर केसेस दिस मेथड इज एप्लीकेबल। ये मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। इन मेथड को आप छोड़ करके, मतलब इनको छोड़ करके बाकी केस में ये सब में एप्लीकेबल है। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, क्या यहां पे जेल-डॉल मेथड लगा सकते हो? यहां पे जेल-डॉल मेथड बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्या नाइट्रोजन किसी ऐसी सिचुएशन में, क्या नाइट्रोजन ऐसी सिचुएशन में नहीं है? आराम से लगा सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे ये NH2 है और ये है,
ठीक है, इस केस में लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलो अब आओ, ऐसे आप इन केस को याद रखना बस, बाकी के केस को जो है किसी में भी आए आप लगा सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करोगे आप, कैसे पता करोगे कि नाइट्रोजन जो है उसकी परसेंटेज किसके अंदर कितनी है, ठीक है, वो कैसे पता करोगे, उस पे आता हूं मैं आपसे। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ऑफ ज़िरडॉल मेथड। अब आते हैं बच्चों, अपनी जो मेन चीज है वो अब चालू होती है यहां से, और यहां से एक एक चीज को आप ध्यान से समझते चलोगे और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखना जरा कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि आपको एक काम करना है, इसमें क्या करना है, प्रोसीजर ये है, सुनो, प्रोसीजर में क्या करना है, आपको ज़िरडॉल एपरेटस लेना है। ज़िरडॉल मैं क्या बोल सकता हूं, ज़िरडॉल जो है एक फ्लास्क आता है वो ले सकते हो, या एक सिंपल अपन फ्लास्क बोल सकते हैं, ठीक है, वो अपन ले सकते हैं। तो वैसे ज़िरडॉल अपन ये मेथड काम में ले रहे हैं तो इसको एक ज़िरडॉल और फ्लास्क बोल सकते हैं। ज़िरडॉल फ्लास्क लेंगे, और ये जो ज़िरडॉल फ्लास्क लोगे ना बच्चों, इस ज़िरडॉल फ्लास्क में क्या करेंगे, इस ज़िरडॉल फ्लास्क के अंदर क्या करना है अपन को, तो इस फ्लास्क के अंदर अपन को इन ज़िरडॉल फ्लास्क में क्या करेंगे, देखो यहां पे अपन एक काम करेंगे कि इस फ्लास्क के अंदर अपन कुछ सब्सटेंस को ले लेंगे। क्या क्या लेंगे इस फ्लास्क के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर जो अपन लेंगे नाइट्रोजन एन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, एन कंटेनिंग कंपाउंड ये लेंगे, एन कंटेनिंग जो कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, प्लस में इसके अंदर क्या डाल देंगे अपन, K2SO4 डाल देंगे, और प्लस में क्या डाल देंगे, प्लस में जो अपन डालेंगे वो डाल देंगे Cu2SO4, ये डाल देंगे, कॉपर सल्फेट डाल देंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है वो ये वाला प्लस वाला नहीं, +2 वाला, ठीक है, ये डाल देंगे। चलो ये तीन चीज अपन ने डाल दी, और डाल करके फिर उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे उसको, ठीक है, हीट करना है। हीट करने के बाद कुछ कंपाउंड बनेगा, जो भी यहां पर कंपाउंड बनेगा, फिर हीट करने के बाद उस कंपाउंड में फिर क्या करना है, उस कंपाउंड में फिर आपको NaOH डालना है, फिर उसमें क्या करना है, NaOH डालना है, ठीक है। इस जब हीट करोगे तो हीट करने के बाद जो कंपाउंड मिलेगा, जो भी चीज मिलेगी, उसको डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी कंपाउंड अपन बोल रहे हैं, जो भी उसमें NaOH डालना है आपको, और NaOH डाल के फिर से क्या करना है, आपको हीट करना है, फिर से आपको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है, हीट करोगे, फिर से उसको हीट करोगे, ये प्रोसीजर है। और हीट करने के बाद जो है क्या होगा, यहां से अमोनिया गैस निकलेगी, अमोनिया गैस, NH3 गैस रिलीज होगी, NH3 गैस जो रिलीज होगी उसको क्या करेंगे, इस NH3 गैस को रिएक्टेड विद NaOH, इसको वापस क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, NaOH, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। अच्छा नहीं, इसको अपन को रिएक्ट करवाना है, सॉरी NaOH नहीं, इसको रिएक्ट करवाना है H2SO4 के साथ, रिएक्टेड विद H2SO4। तो अपन ये करेंगे, तो सुनो एक बार दोबारा से देखें फटाफट, एक ज़िरडॉल फ्लास्क लेते हैं, उसमें क्या रखते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें K2SO4 डाल देंगे, फिर CaSO4 डाल के फिर बच्चों उसको क्या करना है, हीट करना है। हीट करने के बाद जो भी आपको कंपाउंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, उसमें फिर NaOH डाल के फिर उसको हीट करना है। हीट करने से अमोनिया गैस निकलेगी, और अमोनिया गैस जो निकलेगी फिर उसको क्या करना है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है, ये काम करना है आपको। अब सुनो यहाँ पे, ये फ्लास्क है, ऐसा कुछ फ्लास्क अपन ने ले लिया, ये फ्लास्क है, देखो ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क अपन ले रहे, और ये जो फ्लास्क है यहाँ पर इसके नीचे क्या लगा दिया अपन ने, एक जाली लगा दी यहाँ पे, ठीक है, ये जाली लगा दी अपन ने, और नीचे क्या लगा दिया यहाँ पे, ये बर्नर लगा दिया अपन ने, नीचे बर्नर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और नीचे आप बर्नर लगा दो, और फिर इसको क्या करोगे, आप हीट करोगे। और इसमें क्या क्या है बताओ, इसके अंदर देखो क्या क्या है, इसके अंदर N कंटेनिंग कंपाउंड है, N कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, N कंटेनिंग कंपाउंड है इसके अंदर, और क्या है इसके अंदर,
और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा K2SO4 है, और क्या है इसके अंदर CuSO4 है। ठीक है, इसके अंदर इसको क्या करेंगे अपन, हीट करेंगे, और इसको इसके अंदर जब इसको हीट करेंगे, इसको हीट किया जाएगा, तो हीट करने पर फिर क्या होगा, जो भी कंपाउंड बनेगा यहां पे, ठीक है, इस कंपाउंड को फिर वापस क्या करेंगे, यहां पे जो भी कंपाउंड बनेगा इसको वापस फिर फ्लास्क में रखेंगे, और राउंड बॉटम फ्लास्क में रखे, और फिर क्या करेंगे, वापस इसको हीट करेंगे, वापस क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो वापस जब इसको हीट करेंगे तो अब की बार यहां पे डालेंगे क्या, अब की बार यहां पे डाल देंगे, क्या डाल देंगे इसमें, जो भी कंपाउंड यहां से अपन को मिलेगा ये कंपाउंड, और इसमें क्या डालेंगे, NaOH। ठीक है, ये डाल के फिर इसको हीट करेंगे, हीट करने से फिर क्या होगा, यहां से क्या निकलेगी, NH3 गैस, अमोनिया गैस निकलेगी, और फिर अमोनिया गैस जो निकलेगी फिर उसको क्या करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये प्रोसेस है। अब सुनो, आप ध्यान से आप देखोगे, रिएक्शंस देखें यहां पे, रिएक्शंस क्या क्या होंगी, क्या क्या रिएक्शंस होंगी, देखिए रिएक्शंस जो होंगी वो अपनी ये होंगी, यहां पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, N कंटेनिंग कंपाउंड, ये जो N कंटेनिंग कंपाउंड है, ये N कंटेनिंग कंपाउंड क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, N कंटेनिंग कंपाउंड है, थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और डालना है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ये और डालना है। तो ये जब डालोगे N कंटेनिंग कंपाउंड के साथ ये भी डाल के, तो उस केस में जो बनेगा, ये नाइट्रोजन जो रहेगा ये रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ और बना देगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट बना देगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा इसके अंदर अमोनियम सल्फेट होगा, फिर उसकी NaOH के साथ रिएक्शन होगी, और NaOH के साथ जब इस अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, NaOH के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो डेफिनेट सी बात है कि यहां से ये सोडियम ले ले 2, ठीक है, और यहां से ले ले SO4, तो बन जाएगा बच्चों Na2SO4 बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में सुनना, यहां से क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा 2NH3, और प्लस में बनेगा क्या, 2H2O, ये चीज बन जाएगी। तो आप देखोगे यहां से कौन सी गैस मिली आपको, अमोनिया गैस मिली, कौन सी गैस मिली, यहां से अमोनिया गैस मिल गई, अमोनिया गैस आपको मिल गई, यहां से ये मिल गई अमोनिया गैस, फिर इसको क्या करवाना है, इस अमोनिया गैस को, इसको फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना है, इस अमोनिया गैस को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे, और जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाओगे तो वापस जो बनेगा आपका, वापस अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, यहां पे 2 लगा दोगे, ये बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन का एक पार्ट और है छोटा सा, ठीक है, यहां तक आपको चीज समझ में आई होगी, एक चीज मैंने क्लियर की आपके लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अब आगे बात करें, आगे सुनो, यहां पे आपको H2SO4 लेना पड़ता है, H2SO4 का कुछ पार्ट यहां पे अमोनिया के साथ रिएक्ट हो जाता है, यहां पे रिएक्ट हो गया, और जो पार्ट है कुछ बच जाएगा। ठीक है, H2SO4 का कुछ पार्ट, उसका क्या करेंगे, H2SO4 का जो पार्ट बचेगा वो NaOH के साथ रिएक्ट होगा, NaOH के साथ रिएक्ट होगा। NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे, देखो यहां टाइट्रेशन करवानी पड़ेगी, मैं पहले बता दूं आपको, टाइट्रेशन जब करवाओगे तो NaOH का वॉल्यूम जो आप लोगे VmL लोगे, कितना लोगे, V1 ले लेते हैं, V1 ml लोगे आप। ठीक है, ये NaOH का वॉल्यूम ले लेंगे, और इससे जो रिएक्शन होगी वो क्या बनेगा बताओ बच्चों, यहां पर 2 लगा दोगे और यहां से बनेगा Na2SO4। ठीक है, और प्लस में क्या बन जाएगा, 2H2O, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां H2SO4 तो काम आ जाएगा, कुछ और कुछ H2SO4 जो है उसकी टाइट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, किसके साथ करवानी पड़ेगी, NaOH के साथ। पहले यहां पर आप H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करवाओगे, फिर जो बचेगा उसको क्या करना है आपको, H2SO4 को NH3 के साथ रिएक्ट करवाना है। तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये जो H2SO4 है वो अनयूज्ड है, अनयूज्ड का मतलब यहां पर बच गया वो H2SO4 है। ठीक है, रिमेनिंग H2SO4 बोल सकते हैं इसको, रिमेनिंग है ये, बच गया वो वाला है रिमेनिंग। ठीक है, अनयूज्ड बोलते हैं इसको, अनयूज्ड, अनयूज्ड मतलब जो काम में नहीं आया NaOH के साथ। ठीक है, वो बोलेंगे इसको अनयूज्ड। ठीक है, ये वाली चीज होगी। अब आप बच्चों इससे जब ये इसके साथ रिएक्ट होकर के ये बना देगा आपका, और यहां पर
टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम किसका ऑफ H2SO4 का, वो कितना लेंगे, वो VmL हो गया। टोटल वॉल्यूम H2SO4 का कितना लेना है आपको, VmL लेना है, ठीक है। अब VmL में से यहां पर अपन पता करें कितना H2SO4 काम आएगा, तो यहां पर NaOH का वॉल्यूम फिक्स है और ये V1 है, ये 2 मोल के लिए कितना है, V1 है, तो ये 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए हो जाएगा V1/2 हो जाएगा। बात समझ में आती, देखो मोल जो है उस मोल के रेस्पेक्ट में आप वॉल्यूम बोलोगे हमेशा। 2 मोल के लिए V1 है तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा H2SO4, V1/2। तो यहां पर मैं बोलूंगा H2SO4 का टोटल वॉल्यूम ये है और मैं बोलूंगा यूज्ड वॉल्यूम है ये यहां पर काम में आ गया NaOH के साथ, तो ये यूज्ड वॉल्यूम है H2SO4 का, वो कितना बोलोगे बताओ आप, वो आप बोलोगे V1 में कितना बोल दोगे, 2ml बोल दोगे, ठीक है। अब बताओ अगर आपसे पूछा जाए ये अनयूज्ड जो रिमेनिंग बच रहा है, अनयूज्ड जो है इसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम जो बोलोगे आप किसका, अनयूज्ड H2SO4 उसका कितना वॉल्यूम होगा। अनयूज्ड मतलब जो काम में नहीं आया, रिमेनिंग वाला जो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं हुआ वो अनयूज्ड बोला जाएगा, और उसका वॉल्यूम कितना आएगा, टोटल है अपने पास VmL, कितना NaOH के साथ काम आएगा, V1/2, तो कितना बच गया होगा, बच गया होगा टोटल V, और इसमें से V1/2 आप लेस कर दोगे, इतना आपके पास क्या बच गया, H2SO4 बच गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर आपके पास इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो अब सुनो बच्चों, यहां मैं रिएक्शन लिख रहा हूं इधर, ठीक है। ये आप लिख रहे हो NH3 और प्लस में क्या लिख रहे हो, H2SO4, ये आपको 2 लेना पड़ेगा इसमें, और आपका बनेगा NH4 का होल ट्वाइस और SO4। अब बताओ यहां पर तो आपका जो आ रहा है V1/2 काम में आ रहा है, जहां पे अनयूज्ड जो H2SO4 है ये वाला, ये कितना है आपका, वो है V माइनस में V1/2 ml है, ठीक है। बोलो है या नहीं है, इतना H2SO4 है, तो NH3 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 1 मोल के रेस्पेक्ट में इतना है ये, तो NH3 2 मोल के रेस्पेक्ट में बोलोगे कितना, 2V माइनस में V1/2 ये बोल देंगे, ठीक है। ये बोलोगे, ध्यान से देखोगे आप इस बात को, देखो 1 मोल के रेस्पेक्ट में जो H2SO4 का वॉल्यूम है वो है V माइनस V1/2 ml, तो NH3 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू V माइनस V1/2 हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं, अगर होगा तो यस करें, नहीं होगा तो नो करें। बताओ होगा इजिली 2 मोल के लिए अपन क्या बोलेंगे। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है आपको वॉल्यूम पता चल गया किसका, NH3 का वॉल्यूम पता चल गया, तो अब आते हैं अपन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे, कि यहां से आपने NH3 का वॉल्यूम फाइंड कर लिया कि NH3 यहां पर इतनी काम में आ रही है, ठीक है। तो अब सुनो, इससे ही मैं आगे एक चीज बताऊंगा आपको कि इसी से आप नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। यहां पे अपन ने जो स्टार्टिंग में N कंटेनिंग कंपाउंड लिया था, स्टार्टिंग में N कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। ये N कंटेनिंग कंपाउंड जो आप स्टार्टिंग में ले रहे हो ना, इसका मास फिक्स करो, ये कितना मास ले रहे हो आप, इसका W ग्राम ले रहे हो सपोज, ठीक है। ये चीज फिक्स रखो, यहां पे इतना ले रहे हैं। अब सुनो, आप देखो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं क्या, NH3 के लिए एक चीज बोल सकता हूं क्या, NH3 के लिए आप ये बताओ मुझे कि ये NH3 है, ठीक है। NH3 का अगर मैं क्या रखता हूं यहां पे, NH3 का 1m रखूं, ठीक है, 1m, और अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन रखता हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन रखता हूं, या फिर मैं इसको ml में रख देता हूं, क्योंकि ये अपना ml में है तो इसको 1000 ml रख देता हूं, तो 1000 ml मैंने रख दिया, ठीक है। 1000 ml अपने पास क्या है, सॉल्यूशन है, 1000 ml सॉल्यूशन है किसका, NH3 का। अगर NH3 का 1m और 1000 ml सॉल्यूशन है तो उसमें NH3 का मास कितना होगा, तो देखो जरा यहां से ये बात लिखें, मास ऑफ 1000 ml, ठीक है, और क्या 1m NH3 सॉल्यूशन। बताओ अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1000 ml NH3 सॉल्यूशन लो और 1m NH3 सॉल्यूशन लो,
तो उसका मास कितना होगा? तो मास आप निकाल सकते हो इजीली किससे? मोलरिटी से। मोलरिटी क्या होती है बताओ? मोल अपॉन वॉल्यूम। ये कितना है आपका 1 लीटर और ये कितना है बताओ? ये आपका है 1 एम है ये, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, यहां से जो मोल आएंगे वो भी कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। 1 मोल आएंगे ये आपके, चूंकि आपने ये चीज 1 लीटर कर दी, ये 1 एम कर दी, तो मोल 1 एम आ जाएंगे। अगर वो मोल 1 एम आते हैं, इस NH3 के मोल कितने आते हैं बताओ? 1 मोल आते हैं। तो 1 मोल अगर आएंगे तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना होगा NH3 का? 17, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3। तो यहां से W जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 17 ग्राम आ जाएगा। बोलो यस या नो? बोलो 17 ग्राम आ जाएगा। मतलब आपने वॉल्यूम 1 लीटर लिया, आपने इसका मोलरिटी 1 एम ली, तो इसका जो मास मिलेगा ना आपको 17 ग्राम मिलेगा। किसका? NH3 का। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या बताओ? इज इक्वल टू में 17 ग्राम लिख सकता हूं क्या? ठीक है। तो 17 जो है ग्राम, ये किसका मास है? ये NH3 का मास है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा, मास ऑफ NH3, ठीक है, मास ऑफ NH3 इन कितने में? 1000 ml और 1 m NH3 सॉल्यूशन में। इतना मास है 17 ग्राम। तो मैं ये बोलूं आपसे कि जरा नाइट्रोजन का मास बताओ, मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास बताओ। NH3 का मास 17 ग्राम है, इसके मोलर मास के इक्वल है। तो नाइट्रोजन का जो मास होगा 1000 ml ले रहे हैं और 1 m NH3 ले रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कितना हो जाएगा? 14 ग्राम होगा या नहीं होगा? बताओ, यस करो अगर होगा तो। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है कितना? 14 होता है। तो 14 इसका एटॉमिक मास के इक्वल होगा। जब इसके मोलर मास के इक्वल है यहाँ पर 17 ग्राम, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास के इक्वल होगा नाइट्रोजन के। अब अगर मान लो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि यहां पर मास ऑफ यहां से मैं बात करूं, यहां पर नाइट्रोजन का मास इन 1 ml की बात करता हूं, और यहां पे मैं आपको रखता हूं क्या? 1 ml की बात कर रहा हूं। अभी मैं यहां पे 1 ml रख दूं और NH3 सॉल्यूशन रखूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 14 अपॉन में कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अब मैं ये करूं यहां पर कि मास ऑफ, ठीक है, यहां पर ये जो NH3 आपकी बात, NH3 जो मैं ले रहा हूं वो ले लेता हूं, इतने ml ले लेता हूं, ठीक है। NH तो मास ऑफ नाइट्रोजन का मास लेना है। अब की बार वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं NH3 का, यहां पे ये रख रहा हूं, यहां पे वॉल्यूम ये रख रहा हूं। अब की बार मैं कर रहा हूं 2 और V माइनस में V1 अपॉन 2 और क्या ml, ठीक है। और 1 m NH3 की जगह 1 m NH3 की जगह मैं m NH3 रख रहा हूं। m में कुछ भी हो सकता है, m की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। NH3 सॉल्यूशन की बात करूं तो बताओ कितना होगा? तो इस केस में याद रखो बच्चों क्या होगा, जब इसका 1 ml का इतना है तो इतने ml का क्या होगा? आप सीधी सी बात है मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पर इंटू 2 करोगे और V माइनस में V1 अपॉन 2 कर दोगे, ठीक है, इतनी बात। और दूसरी खास बात, MNH3, ये 1 MNH3 है, ये M है, मतलब ये कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रही है। हो सकता है 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे m। 1 m के लिए इतनी है तो m के लिए कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप। 1 के लिए इतना है तो m के लिए इतना कर दोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास? मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन का मास आया है और नाइट्रोजन का मास NH3 के अंदर आया है अभी, ठीक है। NH3, ये NH3 में मैं लिख रहा हूं, NH3 में आया है अभी। अब मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन का मास W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना होगा, ठीक है, तो वो बात बताओ मुझको। नाइट्रोजन का मास जो होगा W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना होगा, तो वो देखें अपन, वो कितना होगा। तो बोले अपन मास ऑफ नाइट्रोजन इन W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना होगा। तो देखें ये अपन कैलकुलेट करें,
तो ये NH3 के अंदर है इतना, ठीक है, तो W ग्राम के अंदर कितना होगा, तो वो अपन निकाल लेंगे इसको 14/100, ठीक है, और इनटू में क्या करेंगे 2, ठीक है, और V माइनस में V1, और अपॉन में क्या लिखेंगे, यहां पर अपॉन में 2 लिखेंगे, ठीक है, और इनटू में n कर देंगे, और डिवाइड करना पड़ेगा आपको W। आप लोग इससे W डिवाइड में क्यों कर रहे हो, अरे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको NH3 मिल रही है, NH3 के अंदर इतना है, तो W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना होगा, W ग्राम टोटल अमाउंट में देख रहे हो ना, टोटल अमाउंट कितनी है अपने पास, स्टार्टिंग की W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड की है, तो टोटल जो सबसे बड़ी है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया था स्टार्टिंग में, उस टोटल में चेक करना है आपको कितना है, तो टोटल में चेक करोगे तो टोटल जो नीचे लिखा जाएगा वो सबसे बड़ा लिखा जाएगा। जैसे अपन कुछ भी बोलते हैं, कोई नंबर बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं कि नंबर जो है, कोई नंबर, वो टोटल नंबर का कितना है, तो टोटल को नीचे लिखा जाता है हमेशा, जो बड़ी वैल्यू है उसको नीचे लिखी जाएगी, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसके अंदर चेक कर रहे हैं तो ये नीचे लिखेंगे आप। और परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एन की परसेंटेज इन W ग्राम और ऑर्गेनिक कंपाउंड, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी हो जाएगी, देखो यहां पर करोगे आप छोटा सा काम, क्या यहां पर आप छोटा सा काम करोगे, 14 अपॉन में क्या लिखोगे 1000, ठीक है, और क्या करोगे, और करोगे आप इनटू में 2 करोगे, और क्या करोगे यहां से V माइनस में V1 अपॉन 2 करोगे, ठीक है, इनटू में क्या करोगे n करोगे, अपॉन में क्या करोगे W, इनटू में क्या करोगे 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आप देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और ये आपका कट जाएगा, तो ये आपके पास फाइनली जो मिलेगा इससे ये मिलेगा 1.4 ये रह जाएगा, ठीक है, इनटू में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे V माइनस V1 अपॉन 2 लिखेंगे, और इनटू में क्या लिखोगे m लिखोगे, और डिवाइड में क्या लिखोगे W लिखोगे, ठीक है। सुनना मेरी बात, ये है मोलरिटी के टर्म्स में, ये मोलरिटी के टर्म्स में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सारी चीज बताई मैंने आपको, ठीक है, वो आपको याद रखनी है, लेकिन मेन जो चीज है वो आपको ये याद रखना है, ये आपको नहीं भूलना, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये मोलरिटी के टर्म्स में है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। अगर क्वेश्चन में मोलरिटी की बात चल रही है तो ये फॉर्मूला काम में लेना है आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी की बात चले तो नॉर्मलिटी का मैं अलग से फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, वो काम में लोगे आप सुनो मेरी बात, ये है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, ये मोलरिटी के टर्म्स में है। अगर आपको नॉर्मलिटी के टर्म्स में याद रखना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है इन W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आप क्या बोलोगे, आप सुनो बोलोगे इस केस में, इस केस में जो आप बोलोगे वो बोलोगे यहां पर कितनी, तो और लेकिन यहां पर इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के टर्म्स में आपको निकालनी है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी के टर्म्स में आप निकालोगे तो देखो क्या फॉर्मूला याद रखोगे आप, इस केस में आपको याद रखना है 1.4, ठीक है, और इनटू में 2 अब काम में नहीं लेना आपको, 2 यहां से काम में नहीं लेना, सिर्फ आपको V माइनस में V1 अपॉन 2 लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना है, और यहां से V1 अपॉन 2 भी काम में नहीं लेना है, यहां से भी 2 नहीं लोगे काम में, सिर्फ V1 लोगे, ठीक है, और इनटू में n लिखोगे, और अपॉन में क्या लिखोगे W लिखोगे, दैट्स ऑल, ये आपको काम में लेना है बस फॉर्मूला नॉर्मलिटी के टर्म्स में। अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला काम में लेना, खत्म बात। तो इस तरीके से मैंने आपको जेरडॉल मेथड का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला, इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इन दोनों फॉर्मूले से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी सारी चीजें, और आपको ये टॉपिक भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस फिर से लेके आऊंगा आपके लिए जेरडॉल मेथड के बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर फिर से मैं वही बात बोलूंगा आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।